अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, या दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि गेम डेवलपमेंट करें, या दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाएँ, या दोस्तों आप लोग चाहते हैं वेब सर्विसेज, वेबसाइट वगैरह बनाएँ, और ये सभी काम को करने के लिए कोई एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखे, तो उसका जवाब है कि दोस्तों आप लोगों को सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद ये सभी काम को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने जा रहा हूँ, जो कि दोस्तों कंप्लीट सीरीज रहने वाला है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने को मिलेगा कि दोस्तों हम लोग सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को विंडोज एप्लीकेशन बनाना भी सिखाऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या। क्वेश्चन भी मैंने पीडीएफ के अंदर वही लिखा हुआ, व्हाट इज सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखेंगे सी शार्प को हम लोग सी हैश तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यही लिखा जाता है। इसको दोस्तों हम लोग सी शार्प इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सी शार्प जहाँ पे इंग्लिश में लिखना पड़ जाए तो इस तरीके से लिखेंगे, या इस तरीके से जहाँ पे काम कर रहा है वही लिखेंगे। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीजिए मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये बेसिकली कह रहा है कि सी शार्प जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का फंक्शन आता है, जिसको दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप लोगों ने पहले सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा, उसके अंदर भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट का आता है। उसके अगर आप लोगों ने जावा पढ़ा है तो उसके अंदर क्लास या ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे आप लोग बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। इसी तरीके से दोस्तों सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी उप्स का फंक्शन आता है, जो कि दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के हम लोग अपना काम करते हैं। इसको दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ बनाया बेसिकली वही माइक्रोसॉफ्ट वाला इसको भी बनाया। इट इज़ ए पार्ट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड डिजाइनेड बाय टू सिंपल एफिशिएंट एंड वर्सेटाइल। ये जो है डॉट नेट फ्रेमवर्क का पार्ट है, डॉट नेट फ्रेमवर्क पे ही रन होता है बेसिकली। ये डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और ये बेसिकली दोस्तों इसको डिजाइन किया गया सिंपल एफिशिएंट और वर्सेटाइल। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आ जाता है और सिंपल ये लिखना सीखना। तो ये दोस्तों को बेसिकली सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके कुछ की फीचर हम लोग देखते हैं। पहला तो की फीचर मैंने आप लोगों को बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स सच एज एनक्रिप्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मेकिंग ए सब सुटेबल और डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स एंड स्केलेबल एप्लीकेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि दोस्तों सी शार्प जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर फंक्शन जो है इनहेरिटेंस का फंक्शन आता है, पॉलीमॉर्फिज्म का फंक्शन आता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो दोस्तों हम लोग एक क्लास के वैल्यू को दूसरे क्लास के अंदर उसको यूज कर पाते हैं, उसी को बेसिकली दोस्तों हम लोग इनहेरिटेंस वगैरह कहते हैं। तो इसके अंदर से प्रोग्राम बनाना और भी आसान हो जाता है। एक कोड को बार बार हम लोगों को लिखना नहीं पड़ता है, सिंपल दोस्तों हम लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे इसका फीचर आता है टाइप सेव। टाइप सेव का मतलब ये है कि सी शार्प इज ए टाइप सेव लैंग्वेज विच मीन्स दैट इज इनफोर्स स्ट्रिक्ट टाइप रूल एंड हेल्प प्रिवेंट टाइप एरर डर्निंग डेवलपमेंट। इसका कहने का मतलब यही है कि दोस्तों सी शार्प जो है एकदम स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग कोई भी गलती करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से नहीं जाने देगा। मतलब दोस्तों उसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप लोगों का प्रोग्राम रन होने वाला है। जैसे दोस्तों अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने पढ़ेंगे, कोई कोमा वगैरह या ब्रैकेट वगैरह छूट भी गया तो वो बेसिकली दोस्तों हमारे ब्राउजर के अंदर रन हो जाता है। वो समझ जाता है कि दोस्तों यहाँ पे डेवलपर से गलती से छूट गया, लेकिन उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको हम लोग रन कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग रन नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोस्तों इसका जो रूल है एकदम स्ट्रिक्ट है। तो इसका मतलब यही है, और ये कई जगह पे हम लोग को फायदा भी करता है। अगर मान लीजिए वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर कोमा वगैरह छूट गया, कुछ भी गलती हो गया है, तो उसको दोस्तों हम लोग अगर रन हो जाएगा तो वहाँ पे बाद में गड़बड़ कर सकता है। उसके बाद दोस्तों कंपोनेंट ओरिएंटेड, इट इज ए डिजाइन टू सपोर्ट कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउइंग टू डेवलप क्रिएट विजुअल एंड मॉड्यूलर कंपोनेंट। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंपोनेंट बेसिकली क्या आता है, जैसे यहाँ पे एक हेडर है, इसको दोस्तों हम लोग कंपोनेंट बोल देंगे। जैसे यहाँ पे ये एक हेडर है, जैसे मान लीजिए ये मुझे एक बार ये एक कंपोनेंट इसको हम लोग बना देंगे, और इसको मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को किसी दूसरे पेज में यूज करना, फिर से इसका कोड नहीं लिखेंगे, सिर्फ उस कंपोनेंट को कॉल करके हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से कंपोनेंट बेसिकली काम करता है। उसके बाद दोस्तों वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब ये होता है कि सी शार्प कैन बी यूज डेवलप वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड गेम। इट इज ए पार्टिकुलर वेल इंटेलिजेंट
इंटीग्रेटेड विद द माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज, अजूर एंड अदर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी। वर्सेटाइल का मतलब ये हुआ कि दोस्तों बेसिकली सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम लोग बहुत सारे तरीके का एप्लीकेशन बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट वगैरह, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि दोस्तों हम लोग ये अभी माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ कर रहे हैं, ये भी बेसिकली दोस्तों सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाया गया होगा। मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं। ये मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद हम लोग सारे के सारे काम कर सकते हैं, और इस माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में बहुत ही आसानी से ये काम करता है। जैसे दोस्तों अजूर हो गया, और भी बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के टेक्नोलॉजी हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सी शार्प के अंदर मॉडर्न फीचर भी आता है, जैसे गार्बेज कलेक्शन हो गया। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको दोस्तों हम लोग कहीं यूज ही नहीं करते, मेमोरी में ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली। तो वो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को वो मेमोरी खाते रहता है, उसका कोई यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या करता है, उसको खत्म कर देता है। ये सारे मॉडर्न फीचर आते हैं जिसको दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो छठा फीचर है क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिख सकते हैं, विंडोज पे लिख सकते हैं, मैक ओएस पे लिख सकते हैं, लिनक्स पे भी लिख सकते हैं। ये क्योंकि दोस्तों ये .NET कोर को सपोर्ट करता है, और .NET कोर जो है वो ओपन सोर्स है। इसका कोड गिटहब पे रखा हुआ है, जहाँ पर दोस्तों उसके अंदर भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिच इकोसिस्टम यहाँ पे देखेंगे, इट बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग डेवलपर इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द पावरफुल डेवलपमेंट टूल लाइक विजुअल स्टूडियो, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज एंड सपोर्टिव कम्युनिटी। मतलब दोस्तों इसका कहने का मतलब है, इसके अंदर बेसिकली दोस्तों अगर आप लोग इसको सीखते हैं तो इसके अंदर बहुत ही पावरफुल विजुअल स्टूडियो IDE मिलता है, जिसके बारे में जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले हैं। इसका लाइब्रेरी बहुत बड़ा है, और सपोर्टिव कम्युनिटी, अगर आप लोगों के प्रोग्राम में कुछ एरर वगैरह आ जाता है तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को इसका जो सोल्यूशन ढूंढने में बहुत ही आसान होगा। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने देखा कि सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों बहुत सारे मॉडर्न फीचर आते हैं, जो कि जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग बहुत तरीके का एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन को हम लोग बना सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि ये .NET फ्रेमवर्क क्या होता है। .NET फ्रेमवर्क जो दोस्तों मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। .NET फ्रेमवर्क ये क्या होता है। .NET फ्रेमवर्क जो है बेसिकली यहाँ पर आप लोग देखें कहाँ गया। .NET फ्रेमवर्क जो है बेसिकली दोस्तों .NET फ्रेमवर्क इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। इसके अंदर ये जो .NET फ्रेमवर्क है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज प्रोवाइड ए रन टाइम इन्वायरमेंट एंड कॉम्प्रेसिव क्लास लाइब्रेरी दैट अलाउ डेवलप योर बिल्ड एप्लीकेशन फॉर विंडोज, वेब एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म। इसके मदद से दोस्तों हम लोग विंडोज़ का एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, मोबाइल के लिए बना सकते हैं। ये सब दोस्तों हम लोगों को डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। मतलब दोस्तों इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे काम को आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके अंदर ये बहुत सारे लाइब्रेरी वगैरह भी है, जिसका इस्तेमाल करने से दोस्तों हम लोगों को बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ता है। उस लाइब्रेरी का यूज़ करके हम लोग अपना काम को आसान कर सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो की कंपोनेंट है .NET फ्रेमवर्क का, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, तब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके लिए दोस्तों बेसिकली ये आप लोगों को, ये भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को आसानी के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ .NET फ्रेमवर्क। मान लीजिए दोस्तों एक सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग .NET फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर कोड बेसिकली दोस्तों हम लोग सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी लिखते हैं, F शार्प के अंदर भी लिखते हैं, विजुअल बेसिक के अंदर भी लिखते हैं, और मान लीजिए दोस्तों हम लोग C++ के अंदर भी कोड लिखते हैं। अब ये रन कैसे होता है, सी शार्प कंपाइलर, F शार्प कंपाइलर और विजुअल बेसिक कंपाइलर, जो दोस्तों जिस भी लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा गया वो सारे कंपाइलर अपने अपने कोड को रन करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज CIL बेसिकली क्या करता है, ये सब जो है .NET के अंदर .NET फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पे आता है, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज बेसिकली क्या करता है, ये जितने भी कंपाइल होके कोड इसके अंदर आया, इसको दोस्तों एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसको कहते हैं कि कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज CIL। यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें CIL, द .NET फ्रेमवर्क इंक्लूड कंपाइल्स फॉर सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग C शार्प, विजुअल बेसिक, .NET फ्रेमवर्क, F शार्प एंड मोर। The compiler translates source code into common intermediate language which can do execute to by the CLR। अब ये जो कॉमन लैंग्वेज में यहाँ पे कोड आया, मान लीजिए दोस्तों ये हम लोगों को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक कोड दे दिया,
अब ये कॉमन लैंग्वेज रन, अब ये कोड जो है ये इसको भेज दिया कॉमन लैंग्वेज रन टाइम को। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम कहाँ पे है, यहाँ पर आप लोग देखिए कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, यहाँ पे 1 नंबर मैंने लिखा हुआ, इसको हम लोगों को नीचे लिखना था। द CLR इज द एजुकेशन इंजन ऑफ .NET फ्रेमवर्क, इट मैनेज मेमोरी, थ्रेड, एजुकेशन एंड गार्बेज कलेक्शन। इट इज आल्सो एंश्योर दैट कोड राइटन इन डिफरेंट .NET लैंग्वेजेज कैन इंटर इंटरऑपरेट सेमलेसली। मतलब दोस्तों ये एकदम ध्यान रखता है कि इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा गया, गार्बेज कलेक्शन हो गया, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गया, ये रन टाइम है। और ये बेसिकली बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा गया था। इसको बेसिकली ये क्या करता है, इसको दोस्तों हम लोगों को ये जो कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज था, इसको एक लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया, और इसको दोस्तों ये रन करके मशीन कोड में यहाँ पे कन्वर्ट करके दे देता है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब यही है, .NET फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम लोग एप्लीकेशन को बना सकते हैं, और उसको कंपाइल करके एक ही एप्लीकेशन को हम लोग बना सकते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों ये हमारा था .NET फ्रेमवर्क। इतना ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोग धीरे धीरे अगर प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। होपफुली दोस्तों आप लोगों को C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और .NET फ्रेमवर्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, राइट ए सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन C#। इसको दोस्तों हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए बेसिकली दोस्तों आप लोगों को विजुअल स्टूडियो आप लोगों के कंप्यूटर में इंस्टॉल होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग चलते हैं और गूगल पे जाके लिखते हैं विजुअल स्टूडियो लिखते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड आप लोगों को नहीं लिखना है, विजुअल स्टूडियो आप लोगों को लिखना है। आईडी मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों विजुअल स्टूडियो, ये वाला आप लोगों को डाउनलोड करना है। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, ये आप लोग डाउनलोड करेंगे, इसका कम्युनिटी वाला वर्जन आप लोग डाउनलोड करेंगे, ये बिल्कुल फ्री है। और इसको दोस्तों आप लोग डाउनलोड करेंगे, प्रोफेशनल इंटरप्राइज वाला आप लोग डाउनलोड नहीं करेंगे, कोड को डाउनलोड नहीं करना है। डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पूरे प्लेलिस्ट का, उसके अंदर विजुअल स्टूडियो को कैसे चलाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बना चुका हूँ। चलिए दोस्तों मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप लोग पहली बार विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद दोस्तों क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे हम लोग, क्योंकि दोस्तों हम लोग नया प्रोग्राम बनाने वाले हैं, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो उसको दोस्तों हम लोग करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विंडोज़ के लिए हम लोग एप्लीकेशन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑन कर देते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा गया। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कंसोल एप्लीकेशन को हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि दोस्तों हम लोग अगर C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले कंसोल के अंदर ही सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बनाएंगे, गेम वगैरह जो भी है उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ पर आप लोग बहुत सारे आप लोगों को दिखेगा, हम लोगों को कंसोल वाला ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, C# लिनक्स विंडोज़ कंसोल, ये बेसिकली है। इसको हम लोग सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन का नाम दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड, दे देते हैं, और नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे .NET जो है इसका वर्जन हम लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे 6-7 मिनट लेगा, और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करके हम लोगों को दे देगा। अब दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे फाइल खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे जाएंगे दोस्तों हम लोग विंडोज़ के अंदर, और यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है कुछ इधर उधर आ गया होगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे रीसेट विंडोज़ लेआउट, और यस पे क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके का बेसिकली दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते कुछ इस तरीके से आ गया। यहाँ पे दोस्तों जो कोड हम लोगों ने लिखा था program.cs के अंदर, ये दोस्तों हमारा प्रोग्राम फाइल है जिसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे। इसके अंदर जो भी है इसको हम लोग हटा देते हैं। अब दोस्तों हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को बोला गया है कि ये बेसिकली दोस्तों हम लोग पहले यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है तो ये दोस्तों आप लोगों को करना होगा, तो ये यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये जो हमारा सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम था, जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, वो बेसिकली दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और ये यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये लिखा मैंने इस program.cs फाइल के अंदर। ये इसके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जितने भी कोड से रिलेटेड हमारा कोड रहता है वो आ गया। अब दोस्तों इसको हम लोग रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ ये जो रन बटन है इस पर दोस्तों हम लोग क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे कंसोल के अंदर ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आया ये, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड लिख के नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास यहाँ पे लिख के आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देखिए हेलो वर्ल्ड लिख के आ चुका है।
और यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी क्लिक कर देगा तो वो प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो भी आप लोग लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ये बेसिकली हो गया। अब दोस्तों ये जो कोड मैंने लिखा है इसका मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये बेसिकली है क्या। सबसे पहला जो है यूजिंग सिस्टम, चलते हैं नोट्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए यूजिंग सिस्टम जो है, दिस लाइन इंपोर्ट द सिस्टम नेम स्पेस विच कंटेंट मैनी यूजफुल क्लासेस फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डाटा स्ट्रक्चर एंड मोर। मतलब दोस्तों यूजिंग सिस्टम को ये एक क्लास है जिसको दोस्तों हम लोगों ने इंपोर्ट किया। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों बहुत सारे इनपुट आउटपुट के फंक्शन होते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा राइट लाइन, मतलब कंसोल के अंदर कुछ लिख दो। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने इसी क्लास के अंदर से बेसिकली दोस्तों ये जो राइट लाइन आया इसी का इसकी तब दोस्तों इसको समझ में आया कि वो राइट करना है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ये पहले से लिखा हुआ था। राइट लाइन अगर यूजर लिख दे तो उसको क्या करना है, इसके अंदर पहले से लिखा हुआ था। मतलब इसके अंदर से जो भी था इसके अंदर क्लास लाइब्रेरी फंक्शन वगैरह सारा का सारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, उसको इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने लिखा नेम स्पेस हेलो वर्ड। यहाँ पर आप लोग देखिए नेम स्पेस हम लोगों ने हेलो वर्ड लिखा। तो इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिस लाइन डिफाइन ए नेम स्पेस नेमेड हेलो वर्ड। नेम स्पेस आर यूज्ड ऑर्गेनाइज द कोड अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। मतलब दोस्तों एक कंटेनर की तरह ये काम करता है जिसके अंदर हम लोग सारा का सारा कोड लिख सकते हैं। इसका ज़्यादा कुछ वैल्यू है नहीं, मतलब दोस्तों कंटेनर के तरह काम है। मतलब ये हेलो वर्ड का क्लास है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये हम लोगों को समझ में जाओ हेलो वर्ड वाला है, मतलब हेलो वर्ड प्रोग्राम वाला हम लोगों ने लिखा है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये कंटेनर की तरह है जिसके अंदर हमारा सारा का सारा कोड उसके अंदर रखा हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्लास प्रोग्राम। दिस लाइन डिक्लेयर ए क्लास नेमेड प्रोग्राम। क्लासेस आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी शार्प। ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये क्लास हम लोगों ने पहले बनाया, उसके अंदर बेसिकली तो इसका नाम प्रोग्राम रखा, क्योंकि दोस्तों फाइल का नाम यहाँ पे program.cs। और ये एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बताना चाहूँगा, CS जो है जब भी दोस्तों आप लोग सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखेंगे तो उसका जो फाइल का एक्सटेंशन रहेगा वो CS रहेगा। ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा .cs, फाइल का जो एक्सटेंशन रहेगा .cs रहेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने लिखा स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS, इसको इस तरीके से हम लोगों ने लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखिए स्ट्रिंग वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS। दिस लाइन डिफाइन द main method which is entry point of the program. It is a static method meaning this cannot called without the creating instance of program class। इसका मतलब यही है कि दोस्तों ये जो प्रोग्राम ये हम लोग इसको बताते हैं कि ये जो हमारा मेन मेथड है यहीं से दोस्तों आप लोगों को प्रोग्राम को रन करना है, मतलब यहीं से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया तो इसको रन करेगा। पहले जहाँ पे स्ट्रिंग वॉइड मैन स्ट्रिंग ये जो मेथड रहेगा उसके अंदर ही दोस्तों हमारा जो भी कोड लिखा रहेगा वही रन होगा। बेसिकली दोस्तों ये हमारा मेन मेथड हो जाता है। अब ARGS क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देखिए ARGS पैरामीटर इज ए एरे ऑफ स्ट्रिंग दैट कैन बी यूज्ड टू पास कमांड लाइन आर्गूमेंट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब दोस्तों ये एक पैरामीटर है जिसको दोस्तों हम लोग ऐसे ही पास करते हैं। ये एरे की तरह काम करता है। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया। अगर कुछ समझ में प्रोग्राम के अंदर कुछ अगर यहाँ पे ज़्यादा आप लोगों को समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते रहेंगे और भी अच्छे तरीके से हम लोग सीखते रहेंगे। अब आगे के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सीखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को कोई पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे C++, जावा वगैरह, तो आप लोगों को बड़ी आसानी से यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या लिखे है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा console.write राइट लाइन। अगर दोस्तों हम लोग सिर्फ यहाँ पे console.write लिखेंगे और यहाँ पे हेलो वर्ड की जगह मैं अपना नाम लिख दूंगा और आप लोग भी अपना नाम लिख दीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से इसको कॉपी करता हूँ, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से हेलो वर्ड को हटा देते हैं, हेलो लिख देते हैं, सोनू हेलो, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखिएगा दोस्तों हमारा जो आउटपुट है वो किस तरीके से रहेगा। यहाँ पर देखिए हेलो वर्ड जो है वो एक लाइन के अंदर आ गया, लेकिन दोस्तों ये सोनू हेलो जो है वो सेम लाइन के अंदर आ गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने राइट लिखा, मतलब दोस्तों सिर्फ इसको लिखो, और यहाँ पे हम लोगों ने राइट लाइन लिखा, मतलब दोस्तों राइट तो लिखो एक साथ उसका एक लाइन भी अलग से लाइन बना दो।
ये बेसिकली दोस्तों राइट लाइन का काम होता है, और राइट में यही अंतर है। मतलब राइट अगर आप लोग लिखेंगे तो उसके आगे भी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहेगा उसके आगे का कोड वहीं पे रन हो जाएगा, और राइट लाइन लिखेंगे तो एक लाइन के अंदर एक ही चीज़ लिखा हुआ रहेगा। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों की ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसे दोस्तों मैंने इस प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो के अंदर रन किया, ये आप लोग चाहते तो नोटपैड के अंदर भी लिख के रन कर सकते थे। वो अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा। आगे के वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोग और देखेंगे कमेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आगे के वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।